हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंटिफिक रिशु। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर 1+1 का उसका टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ना हमें अलग अलग लॉज पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता ही होगा कि हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, है ना, वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि हमारे पास जो भी केमिकल्स मौजूद होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जब भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ना, ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है जिसके अंदर हम अलग अलग लॉज पढ़ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो इसमें ना याद रखना कि जो भी हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा लॉ, उसी के हिसाब से ही तुम्हें डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे देखो, हमने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुमने ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। अब तुमने क्या करना है, एनर्जी को हटा के तुमने वहां पे मास लेके आना है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर मान लो मैं बोलूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना। और ये जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि जो मास है रिएक्टेंट का, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लॉ था वो एंटनी लेवोसियर ने दिया था 1789 में। अब तुम्हें इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल एंड में मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं, लेकिन एक बार देख लो। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे दिया है कि तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है A+B, और वो तुम्हें प्रोडक्ट दे रही है C+D। ठीक है, तुम्हें इसका मास दे दिया, तुम्हें इसका मास दे दिया, तुम्हें इसका मास दे दिया। ठीक है, तुम्हें इसका मास नहीं दिया, तो तुम इसका मास कैसे निकालोगे? तो हमने क्या बोला कि जो मास होगा रिएक्टेंट का, वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जैसे ना एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास CaCO3 था, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है, राइट। तो अगर मैं CaCO3 की बात करूं तो यहाँ पे इसका मास कितना आता है, 100 ग्राम। अगर मैं CaO के बारे में बात करूं तो इसका मास कितना आ जाता है, 56 ग्राम आ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो इसका मास कितना आ जाता है, 44 ग्राम आ जाता है। तो अब देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे मुझे मास कितना देखने को मिल रहा है, 100 ग्राम, राइट। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यानी कि प्रोडक्ट में जो हमें मासेस देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं उनको प्लस कर दूं तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है। या फिर तुम्हें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें सबका मास दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, और तुमसे पूछ लिया कि क्या ये जो केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो तुम्हें बस क्या करके देखना है कि मास ऑफ रिएक्टर मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, एंड एक और चीज सुनो, इसी लॉ से ही हम बोलते हैं कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो हमारे पास H2 था, हमारे पास O2 था, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट वाली साइड पे हमें देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड में, 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1। तो हम इसको बैलेंस करते हैं ना, इधर 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बिगड़ गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो वो भी किसको ओबे करने के लिए कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मास है दोनों साइड का और इस साइड का वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से बोलते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कि हमें मतलब नहीं है कि हमने नेचुरल सोर्स लिया या
हम सिंथेटिक सोर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने सैंपल लिया है, वो सैंपल जो है उसमें जो एलिमेंट्स का मास की रेशो आएगी वो सेम देखने को मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो मैंने ना अलग अलग जगह से वाटर के सैंपल इकट्ठा किए, तो मैंने यहाँ पे टैप वाटर ले लिया, ठीक है, मैंने रिवर वाटर ले लिया, मैंने ओशन वाटर रहने दो, हम रेन वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने रेन वाटर ले लिया और मैंने सिंथेटिक वाटर भी ले लिया जो मैंने लैब में प्रोड्यूस किया था, तो सिंथेटिक वाटर भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि मैंने सैंपल उठाए हैं अलग अलग सोर्सेस से, नेचुरल सोर्सेस से भी उठाए हैं, सिंथेटिक सोर्सेस से भी उठाए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो सबका फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, H2O ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसकी मास की रेशो निकालूं तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखे यानी कि 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2:16, यहाँ पे भी 2:16 और यहाँ पे भी 2:16। एंड तुम फर्दर जब इसको कट करोगे तो तुम्हारे पास 1:8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला अभी, हमने बोला कि इस लॉ के हिसाब से हम बोलते हैं कि हमारे पास इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वहां पे जो मास की रेशो आ रही है वो सबकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो एक गिवन कंपाउंड है उसके अंदर एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का बाय वेट। और ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। अब हमें यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि तुम्हें दिया हुआ है कि जो वाटर है उसकी मास की रेशो है 1:8, ठीक है। तो हमें बोल दिया कि नेक्स्ट सैंपल के अंदर ये जो H है और ये ऑक्सीजन का था, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो हो चुका है 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें तो रेशो देखने को मिलेगी, फिक्स्ड रहेगी, डेफिनेट रहेगी, है ना। तो यानी कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 4 बना, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम्हें देखना, अगर मान लो यहाँ पे 3 ग्राम दिया होता तो हम यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम बस क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेट की रेशो या मास की रेशो देखने को मिल रही है वो एक पर्टिकुलर सैंपल की सेम ही देखने को मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं विच इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसको एक बार समझो। जैसे मान लो हमने क्या किया, दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाते हैं, क्या सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, नहीं, हमें तो मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे H2O भी बन सकता है, यहाँ पे H2O2 भी बन सकता है ना। तो अगर मैं इसकी मास की रेशो निकालू, यहाँ पे तो हमने अभी अभी निकाली थी 2:16 आ रही थी, है ना, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2:32 आ जाएगी। अब कॉमन फैक्टर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है, राइट। तो मैं इसको हटा देती हूँ और मैं रेशो निकाल देती हूँ बाकी बचे हुए की। तो 16:32, और जब 16:32 को जब तुम कट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगी विच इज 1:2। तो इसके हिसाब से देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जब वो कंबाइन करते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, और उसकी जब हम मास की रेशो निकालेंगे तो उसकी मास की रेशो जो आएगी वो एक स्मॉल होल नंबर रेशो आएगी, ठीक है। और ये जो लॉ था वो डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1803 में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, गे लुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब देखो मास के हिसाब से तो हमने ये बोल दिया कि अगर एक साइड 20 है दूसरी साइड 20 है तो अपने पास कितना आना चाहिए प्रोडक्ट वाली साइड में, 40 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। तो अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं तो मुझे कुछ और अलग कहानी देखने को मिल जाएगी। मान लो मैं बोल रही हूं कि मेरे पास 3 अलग अलग डब्बे थे, ठीक है। एक के अंदर मैंने डाला हाइड्रोजन 50 ml, ठीक है, एक हाइड्रोजन 50 ml, ठीक है, और एक में डाला ऑक्सीजन विच इज
50 ml। जब तुम इन तीनों को कंबाइन करोगे तो वॉल्यूम कितनी बनेगी? अब याद रखो यहाँ पे 150 नहीं बनेगा, यहाँ पे वॉल्यूम बनेगी 100। H2O की वॉल्यूम कितनी बनेगी? यहाँ पे 100 ml बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? इन दोनों के साथ कंबाइन कर जाएगा, राइट। हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ये ऑक्सीजन अगर इनके साथ कंबाइन कर रहा है तो वॉल्यूम कितनी लगेगी? यहाँ पर 100 ml वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लॉ था वो किसने दिया था? गे लुजेक ने दिया था, 1808 में दिया था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब गैसेस को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि वो सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम में होती है, बस यहाँ पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। देन उसके बाद बहुत ही फेमस लॉ आ जाता है हमारे पास जिसका नाम है एवोगाड्रोस लॉ। अब ना जब तुम न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे, है ना, तो उसके अंदर तुम मोल्स निकालोगे तो कभी कभी तुम्हें दिया होगा कि दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, दूसरे के नहीं दिए होंगे, लेकिन तुम्हें वहां पे दूसरे मॉलिक्यूल के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो वहां पे ना ये एवोगाड्रो लॉ बहुत काम आएगा। तो एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से हम बोलते हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों चीजें हो कांस्टेंट और हमने मान लो दो गैसेस ले ली, गैस ए एंड गैस बी, और इसके हमने इक्वल वॉल्यूम लिए हैं। मान लो ये भी मैंने 1 लीटर ले ली, ये भी मैंने 1 लीटर ले ली, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of gas A will be equal to number of moles या फिर molecules of gas B। ठीक है, एक बार दोबारा से सुनो। हमने क्या बोला कि अगर मान लो हमने दो गैसेस ली और ये जो दोनों की दोनों गैसेस है वो इक्वल वॉल्यूम में है और इनके ऊपर कंडीशन भी सेम लग रही है, यानी कि टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो मुझे देखने को मिलेगा कि इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही नंबर ऑफ मोल्स मुझे गैस बी के भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो लॉ था वो दिया था एवोगाड्रो ने 1811 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी लॉज थे आई होप कि तुम लोगों को समझ आए होंगे। अब उससे रिलेटेड ना थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाए कि हमने जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा है क्या वो तुम्हें क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो कार्बन भी कॉमन है और ऑक्सीजन भी कॉमन है ना। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं लेकिन वो क्या बना रहे हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is the best example of law of conservation of mass? law of conservation of mass का बेस्ट एग्जाम्पल बताना है। तो पहले दिया हुआ है कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन है हमारे पास 12 ग्राम, वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ 32 ग्राम के साथ, और वो क्या बना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है? 44 ग्राम बना रहा है। अब देखो 12 और 32 को अगर तुम प्लस करोगे तो तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है? 44 ग्राम। यानी कि मुझे देखने को मिल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और यही तो चीज हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। यानी कि ये चीज, मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है। एक बार दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि जब 12 ग्राम कार्बन का इसको हम हीट कर रहे हैं वैक्यूम में तो मास में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक नॉर्मल वो चीज दी हुई है, हमें तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल बताना था। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है सैंपल ऑफ एयर increases in volume when heated at constant pressure but its mass remain altered। ठीक है कि मास यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बेस्ट के हिसाब से तो अभी भी फर्स्ट ही है, क्योंकि ये तो पूरा बता रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। एंड डी वाला भी देख लो कि जो वेट है
of a piece of platinum is the same before and after heating in air। तो देखा जाए ये जितनी भी चीजें मुझे यहाँ पे दी हुई है, मेरे को बोल दिया कि मास तो सेम है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, वो तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखो हमारे पास है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ H2, लिख लेते हैं 4 ग्राम ऑफ H2 कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो बना रहा है H2O 36 ग्राम का। इन अनदर एक्सपेरिमेंट जब 50 ग्राम ऑफ H2 को कंबाइन किया गया O2 के साथ ऑफ 400 ग्राम, तो हमें देखने को मिल रहा है कि H2O बन रहा है लेकिन 450 ग्राम का बन रहा है। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, और जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वाटर ही बना रहे हैं, है ना। और अगर तुम यहाँ पे देखो तो अपने पास 4 प्लस, अगर तुम यहाँ पे देखो 4 प्लस 32 तो ये 36 ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। नीचे भी करके देखते हैं, 450 है प्रोडक्ट वाली साइड में, है ना, एंड 50 प्लस 400 कितना हो गया, 450 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी कि जब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिनोट कर रहा होता है, राइट। लेकिन साथ के साथ हमें और क्या देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी तो देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास भी शो कर रहा है और हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो वाटर ही बना रहा है, और वाटर की जो मास की रेशो आ रही है वो ऑब्वियसली यहाँ पे 1:8 ही आ रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को भी ये ओबे कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। अब देखो यहाँ पे तो सीधा जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था जहां से, बिल्कुल वैसा ही आ रखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, प्योर सैंपल है वाटर का, हमेशा वो 88.89% ऑफ मास ही देगा ऑक्सीजन का, एंड 11.11% मास देगा वो हाइड्रोजन का। तो सोर्स से कोई लेना देना नहीं, और हमें बोला जा रहा है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का मास हमेशा 88.89 ही है और हाइड्रोजन का मास हमेशा 11.11 है, यानी कि जो हमारे पास मास है वो कांस्टेंट ही रहा है ना, यानी कि ये क्या फॉलो कर रहा होगा, कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो कर रहा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल्स ऑफ CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड obtained by different methods were found to be same। ठीक है, कि अगर मैं कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर की परसेंटेज निकालूं या फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालूं तो वो हमें हर एक सैंपल के अंदर सेम ही देखने को मिल रहे हैं, सेम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब याद करो, मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि हमारे पास अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हमने एग्जाम्पल किसका लिया था उसी के हिसाब से कर लेते हैं। हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए और ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स है जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन एलिमेंट तो भैया सेम ही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, H2O and NaO, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Na तो अलग अलग हो गए बिल्कुल भी, तो ये तो मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट तो सेम रहेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे भी सेम नहीं एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे बेरियम, तो यहाँ पे भी एलिमेंट सेम नहीं। अब देखो टिन क्लोराइड, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, SnCl, आई थिंक यहाँ पे ना 2 आना चाहिए, इसको 2 कर लेना। ठीक है, SnCl2 मान के चल लो, NSnCl मान के चल लो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टिन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी टिन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो एलिमेंट सेम लेकिन जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं वो डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो सैंपल्स है हमारे पास लेड ऑक्साइड के। ठीक है, लेड ऑक्साइड के दो सैंपल हैं, उनको सेपरेटली रिड्यूस किया है टू मेटालिक लेड बाय हीटिंग इन अ
करंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मेरे पास लेड ऑक्साइड था, ठीक है, मैंने इसमें से लेड को पूरा ही अलग कर दिया है। तो जो वेट है लेड का एक ऑक्साइड का, वो हाफ था द वेट ऑफ लेड ऑब्टेन फ्रॉम द अदर ऑक्साइड। तो लेड के मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट ऑक्साइड है लेड का और ये सेकेंड ऑक्साइड है। तो मेरे को बोला गया कि जो मेरे पास लेड का वेट आया है एक ऑक्साइड का, वो हाफ था एज कंपेयर टू सेकेंड वाले के। ठीक है, यानी कि देखो ये भी लेड ऑक्साइड था, ये भी लेड ऑक्साइड था, राइट। लेकिन मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिफरेंट था। तो लेड यानी कि हमारे पास लेड ऑक्साइड, लेड भी था, पीबी भी था, ओ भी था, है ना। लेकिन जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो मुझे अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो कर रहा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कंपाउंड ए 1.00 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, लिख लो 1.00 ग्राम है नाइट्रोजन का, वो यूनाइट कर रहा है 0.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एंड कंपाउंड बी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 2.00 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वो कंबाइन कर रहा है 2.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एंड कंपाउंड सी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन 3.00 ग्राम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के 5.11 ग्राम के साथ। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, अब देखो अगर तुम हर एक के अंदर देखो, मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो कॉमनली देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी जो मास की रेशो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। मास की रेशो डिफरेंट होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिल रहे होंगे, और मल्टीपल प्रोडक्ट है तो किसको फॉलो कर रहा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड SO2 आर 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। 15 डिग्री सेल्सियस पे एंड 150 mm Hg प्रेशर पे 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर मुझे n मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लीटर्स ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। तो देखो हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सीजन का एंड SO2 का। इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे कितना दिया गया 32, इसका मुझे क्या दिया गया है 64 दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका अलग अलग हो गया, राइट। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसका जो SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑक्सीजन के मुकाबले 2 टाइम्स है, राइट। और फिर हमें बोला हुआ है कि हमारे पास टेम्परेचर भी सेम लग रहा है, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर भी सेम लग रहा है, यानी कि 150 mm Hg प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स SO2 के अंदर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक चीज रह गई आई थिंक, कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यहाँ पे लिखा हुआ है डैश लीटर्स ऑफ SO2, कितने लीटर, लीटर तो दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे कर लो 2 लीटर ऑफ SO2, ठीक है। कि हमारे पास हम बोल रहे हैं कि जो 1 लीटर है ऑक्सीजन का उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, n मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हें यहाँ पे 2 लीटर ऑफ SO2 के अंदर बताना है कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टेम्परेचर भी इनके ऊपर सेम लग रहा है ना, प्रेशर भी इनके ऊपर सेम लग रहा है। और जब टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एवोगाड्रो लॉ लग गया। एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल सेम है ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके मोल्स और इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर बराबर हो जाएंगे तो यानी कि अगर इसके अंदर 1 लीटर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं तो SO2 के अंदर भी 1 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं। लेकिन मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 लीटर ऑफ SO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हम 2 लीटर के हिसाब से अगर निकालना है तो 2 इंटू एन कर दोगे, 2 इंटू एन करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2n, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, equal volumes of two gases A and B are kept in a container at the same temperature and pressure, ठीक है।
हमारे पास दो वॉल्यूम्स थी गैसेस की, ठीक है, एक हमारे पास गैस ए था, एक हमारे पास गैस बी थी। इनको हमने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, टेम्परेचर भी सेम लग रहा है, इनके ऊपर प्रेशर भी सेम लग रहा है। तो यहाँ पे हमें इतना तो पता लग गया कि भाई एवोगाड्रोस लॉ लग रहा है, लेकिन ये जो एवोगाड्रोस लॉ है वो कब इनवैलिड होगा? तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, गैसेज आर रिएक्टिव, गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, गैस ए हैज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन गैस बी। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एवोगाड्रो लग रहा है ना। एंड नन ऑफ दिस, क्यों नहीं लगेगा ये? क्योंकि भाई कंडीशंस तो सेम ही लग रही है, प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम ही लग रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ना एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब भी हम एवोगाड्रो लॉ के बारे में बात करते हैं ना, ये हम तभी बात करते हैं जब हमारे पास ये जो दो गैसेज हैं ये अनरिएक्टिव होंगी। क्योंकि अगर मान लो ये रिएक्ट करना शुरू कर देंगी तो ऑब्वियसली इसके मोल्स इसके बराबर तो आएंगे ही नहीं, है ना। तो अगर मान लो ये दो गैसेज रिएक्टिव हो गई तो यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ नहीं लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, द गैसेस आर रिएक्टिव। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। 100 ml NO2, NO2 कितना लिया भाई हमने, 100 ml लिया, एंड NH3 लिया, 100 ml of NO2 and NH3 लिया, which are kept at same temperature and pressure। प्रेशर और टेम्परेचर भाई सेम लग रहे हैं, तो what is true about their number of molecules? तो एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है और उनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम लग रहा है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन से तुम्हें और बेटर पता लगा होगा कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, एक बार वीडियो दोबारा से रिपीट करना, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करना, तब भी नहीं समझ आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।